चैप्टर 1 अश्विन सिंह राठौर। अब तक लास वेगास, जहां की एक 60 फ्लोर के कैबिन पर एक 25 साल का लड़का अपने टेबल में पैर के ऊपर पैर रखे बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर बिल्कुल ठंडे एक्सप्रेशन बने हुए थे जिसे देखकर कोई भी डर जाता। तभी उसके केबिन का दरवाजा खुलता है और उसके सामने एक लड़का सिर झुकाकर धीरे से बोला, बॉस मिस मालिनी आपसे मिलने आए हैं। वो लड़का बिना उसकी तरफ देखे उसे जाने का इशारा करता है तो वो लड़का अपना सिर झुकाकर वहां से चला जाता है। उसके जाते ही वहां पर मालिनी, जो कि उस लड़के की गर्लफ्रेंड थी, आकर उस लड़के के गले पर हाथ डालते हुए बोली, बेबी मैंने तुम्हें कितना कॉल किया, तुमने एक भी रिसीव नहीं किया, तुम्हें तो मेरी जरा से भी वैल्यू नहीं है। मालिनी की बात सुनकर वो लड़का उसके हाथ को अपने गले से हटाते हुए उसे अपने पास खींचता है और अपनी गोद में बैठाकर बोला, मालिनी बेबी इस तरह से गुस्सा होने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि मुझे तुम्हारे गुस्से से कोई फर्क नहीं पड़ता। मालिनी उस लड़के के सीने पर मारते हुए बोली, अश्विन तुम इस तरह से बातें क्यों करते हो? तुम्हें पता है ना मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया और तुम हो कि तुम्हें मुझ पर यकीन ही नहीं है। अश्विन मालिनी की आंखों में देखते हुए अपने जेब से गन निकालकर मालिनी के आगे रखकर बोला, मुझे तुम पर यकीन नहीं है। अश्विन की बात सुनकर मालिनी बंदूक को पकड़कर बोली, क्या तुम चाहते हो मैं ये करूं? ठीक है, मैंने तुमसे बहुत प्यार किया है, आई लव यू सो मच। अगर तुम्हारी यकीन जीतने वक्त मुझे अपनी जान भी देना पड़ जाता है तो मुझे कोई गम नहीं है। अश्विन अभी भी बिना किसी भाव के मालिनी को देख रहा था। मालिनी अपनी आंखें बंद करके एक गहरी सांस लेती है और गन अपने सिर पर रखकर चला देती है, लेकिन उसने बुलेट नहीं थे। अश्विन अपने पॉकेट से बुलेट निकालकर टेबल पर बिखेरते हुए बोला, अगर तुम 50 बार मरकर दोबारा जिंदा हो जाती हो फिर भी मुझे तुम पर यकीन नहीं है, इसलिए बेवकूफ़ की तरह किसी के लिए जान देना नहीं, दूसरों की जान लेना सीखो। मालिनी उसकी तरफ अपनी आंखें छोटी करके देखती है और गन को फेंककर उसे कॉलर से पकड़ अपने होंठ उसके होंठ पर रख देती है। अश्विन की पकड़ मालिनी की कमर पर कस जाती है। तभी केबिन का दरवाजा नॉक होता है। मालिनी खिसियानी बिल्ली की तरह अश्विन से शिकायत करते हुए बोली, तुम्हारी ये भाई हर वक्त हम दोनों के बीच में क्यों आते रहते हैं, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। अश्विन मालिनी को खुद से दूर करते हुए बोला, जिसे मेरे भाई नहीं पसंद वो मुझे नहीं पसंद। अगर दोबारा मेरे भाइयों के खिलाफ तुम्हारी जुबान से एक भी वर्ड निकला तो मैं तुम्हें इसी 60वें माले से नीचे फेंक दूंगा। अश्विन की इस बात को सुनकर मालिनी एक पल के लिए डर जाती है, लेकिन उसे अश्विन के कोल्ड बिहेव के बारे में अच्छे से पता था, इसलिए वो ज्यादा माइंड नहीं करती। केबिन का दरवाजा खुलता है और एक साथ 3 लड़के अंदर आते हैं। जब उन 3 लड़कों की नज़र मालिनी पर पड़ती है उन तीनों के चेहरे पर के एक्सप्रेशन भद्दे हो जाते हैं। उसके बाद तीनों अश्विन से बोले, भाई रात हो रही है, घर चले, ज्यादा देर तक एलर्जेटिक चीजों के साथ नहीं रहते वरना बीमारी फैलने लगती है। उन तीनों की बातें सुनकर मालिनी गुस्से में उनकी तरफ देखती है और वहां से पैर पटकते हुए चली जाती है। उसके जाने के बाद विवान अश्विन से बोला, तुम उस घटिया औरत के साथ कर क्या रहे हो? मुझे समझ नहीं आता, दुनिया में लड़कियों की कमी नहीं है लेकिन तुम्हारे आंखों के सामने तो उस लड़की के अच्छे होने का पर्दा बड़ा हुआ है, साफ नजर आता है वो सिर्फ तुम्हारी प्रॉपर्टी के लिए तुम्हारे साथ है। अश्विन अपनी चेयर से खड़े होते हुए सिर्फ विवान की तरफ देखता है और अपने केबिन से बाहर आ जाता है। अश्विन को इस तरह से जाता हुआ देखकर पीछे से निशांत अश्विन से बोला, अंकल ने दिल्ली बुलाया है, कब तक इस तरह से सबसे मुंह फेर लोगे? बेहतर होगा हम सभी वहां चलते हैं। निशांत की बात सुनकर अश्विन के कदम रुक जाते हैं। अश्विन के भाव और ज्यादा भयानक हो गए थे। अश्विन पलटकर निशांत और विवान को देखते हुए बोला, तुम्हें जाना है तुम जा सकते हो, वहां पर कोई खजाना नहीं भरा है, कहकर अश्विन फिर से चलना शुरू कर देता है। निशांत और विवान उसके पीछे जाते हैं। तभी अश्विन के कान में एक कड़कती आवाज जाती है जो कब से अश्विन की बातें सुन रही थी, तुम हमारे साथ चल रहे हो, ये मेरा आखिरी फैसला है। अश्विन पलटकर अपने पीछे खड़े लड़के की तरफ देखते हुए बोला, मानता हूँ मुझसे बड़े हैं आप, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जिम्मेदारी मुझ पर थोपना चाहते हैं, मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। यश आगे बढ़कर अश्विन से बोला, तुम ज्यादा बोल रहे हो, जो कुछ भी है सब तुम्हारा है, तुम इस तरह से अपने मॉम डैड से मुंह नहीं मोड़ सकते। अश्विन यश की बात सुनकर बिना पलटे रुक जाता है। अचानक उस कॉरिडोर का तापमान पूरी तरीके से नीचे गिर जाता है और उन सबको ठंड लगने लगती है। अश्विन बिना किसी भाव के बोला, मैंने कभी उन लोगों से मुंह नहीं मोड़ा, उनके बेटे के आ जाने के बाद उन लोगों ने मुझे छोड़ दिया, इसलिए बेहतर होगा कि मैं उन लोगों की हंसती खेलती दुनिया में जाकर बीच में टांग न लड़ाऊं। अश्विन की बात सुनकर निशांत बोला, वो तुम्हारे माता पिता है, इस तरह से बोलोगे तो वो निराश हो जाएंगे, उन्होंने तुम्हें तुम्हारी भलाई के लिए यहाँ भेजा था, लेकिन तुम समझ नहीं पा रहे हो, सिंहासन तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अश्विन पलटकर निशांत से बोला, वो सिंहासन मेरी नहीं वंश सिंह राठौर की है,
जिस सिंहासन के लिए इतना कुछ हुआ तुम उस सिंहासन पर मुझे बैठाना चाहते हो। नो वे, मैं अपनी हंसती खेलती दुनिया में बहुत खुश हूँ, तुम लोग मेरे साथ हो, यही मेरे लिए बहुत है। निशांत अश्विन की बात सुनकर बिल्कुल शांत हो जाता है। विवान अश्विन से बोला, तुम ये कैसे भूल सकते हो, तुम्हारे लिए सब लोगों ने क्या कुछ नहीं किया और तुम इस तरह से सिंहासन को ठोकर मार रहे हो। कितने सारे लोग तुम्हारे लिए वहां इंतजार कर रहे हैं। अश्विन निशांत के पास जाकर उसके चेहरे को पकड़कर बोला, मेरी आंखों में देखकर कहो, तुम चाहते हो कि मैं उस सिंहासन पर बैठूं। अश्विन की इस बात को सुनकर निशांत कुछ भी नहीं कहता। अश्विन कड़वाहट भरी हंसी के साथ बोला, कुछ दिन बाद तुम्हारे पिता की पिंडदान है, चले जाओ, दिल्ली में नहीं जा रहा, अब मुझसे दोबारा कोई इस बारे में बात नहीं करेगा, कहकर अश्विन लिफ्ट में चढ़ जाता है। अश्विन की बात सुनकर निशांत पूरी तरीके से खामोश हो जाता है। यश और विवान निशांत को समझाते हैं और उसे लेकर वो तीनों भी अश्विन के पीछे ग्राउंड फ्लोर पर पार्किंग एरिया में चले जाते हैं। कुछ देर बाद वो सभी एक आलीशान विला के अंदर थे। अश्विन बिना किसी से बात करे सीधा अपने कमरे में चला जाता है। उसके जाने के बाद विवान अपना फोन निकालकर विक्रम को कॉल करता है। विक्रम, जो कि एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग अटेंड कर रहा था, विवान की कॉल को देखकर एक्सक्यूज मी कहता है और अटेंड करते हुए बोला, हेलो। विवान विक्रम से बोला, अश्विन ने आने से मना कर दिया। विवान की बात सुनकर विक्रम कुछ देर सोचने के बाद बोला, वो आएगा, तुम लोग कल दिल्ली के लिए निकल जाओ। कोई है जिसकी बात सुनकर वो वहां नहीं रुक सकता, भले ही उसकी नाराजगी अपने माता पिता से कितनी ही क्यों ना हो, लेकिन वो किसी एक पसंद की बात नहीं काटता। विक्रम की बात सुनकर विवान ओके डैड कहकर कॉल कट कर देता है। इधर अश्विन अपने कमरे में बैठा बाहर देख रहा था। अश्विन अपने सीने पर हाथ रखते हुए बोला, आपके लिए दिल अभी भी धड़कता है पापा, लेकिन आपने कभी मेरे तरफ मुड़कर नहीं देखा। आपने हमेशा अपने बेटे से प्यार किया, क्यों पता नहीं क्यों बहुत नफरत है मुझे वंश सिंह राठौर से, उसके कारण मुझे कभी आप दोनों का प्यार नहीं मिला, तो मैं भला क्यों आऊँगा वापस। कहते हुए अश्विन बाथरूम में चला जाता है। रात का वक्त, निशांत, यश और विवान डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। अश्विन वहां पर आता है और कुर्सी पर बैठकर चुपचाप अपना डिनर करने लगता है। विवान यश की तरफ देखकर बोला, सैंडी और सनी कहाँ है, क्या वो दोनों घूम रहे हैं अभी तक। अश्विन यश की तरफ देखता है लेकिन कहता कुछ नहीं। यश अश्विन के देखने पर समझ जाता है कि अश्विन ने ही उन्हें कहीं भेजा है। यश विवान की तरफ देखकर बोला, भाई आई थिंक वो लोग कहीं गए हैं। तभी सैंडी और सनी बाहर से आते हुए दिखते हैं। उन दोनों को देखकर विवान बोला, कहाँ थे तुम दोनों, रात हो चुकी है। सैंडी और सनी अश्विन की तरफ देखते हैं जो कि उसे ही देख रहा था। वो दोनों जाकर चुपचाप डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं और यश से बोले, चाचू हम लोग तो बस घूमने गए थे और कहीं नहीं आते वक्त लेट हो गया, बीच में लड़कियां लिफ्ट ले रही थी इसीलिए उन लोगों को गिफ्ट देना पड़ा, और वैसे भी जमाना खराब हो गया है, अगर हम उनकी मदद नहीं करेंगे तब वो हमारी मदद कैसे करेगी। उन दोनों के जवाब को सुनकर निशांत मुस्कुरा देता है और यश से बोला, सच तो कह रहे हैं दोनों, वैसे भी अगर ये दोनों लड़कियों की मदद नहीं करेगी तो लड़कियां इनकी मदद कैसे करेगी, अब ज्यादा मत सुनाए। सैंडी और सनी निशांत की तरफ देखकर थैंक यू कहते हैं। यश अश्विन से बोला, रघु कहाँ है, तुमने कहाँ भेजा है उसे, सौरभ भी नजर नहीं आ रहा। अश्विन ठंडे एक्सप्रेशन के साथ यश से बोला, मुफ्त की रोटी तोड़ने से बेहतर है कुछ काम करके रोटी तोड़े, इसलिए मैंने दोनों को सामने वाली बिल्डिंग में धमकी देने के लिए भेजा है, क्योंकि मुझे को बिल्डिंग बहुत पसंद है। अश्विन की बात सुनकर विवान अश्विन से बोला, लेकिन वो बिल्डिंग तो किसी बत्रा का है और उसके आसपास की जितनी बिल्डिंग है वो सभी भी, तो क्या तुम सभी को अपने नाम करना चाहते हो। विवान की बात सुनकर अश्विन विवान की आंखों में देखते हुए बोला, मैंने सब कुछ अपनी मेहनत से बनाया है, इसलिए मेरा हैकर दिमाग ये कहता है जो हमें अपना काम करने से रोके उसे जड़ सहित उखाड़ कर फेंक देना चाहिए, और अभी तक जितने भी गन की डिलीवरी करनी बाकी है उन सब की जिम्मेदारी मैं सैंडी और सनी को देता हूं। अगर मुझे किसी भी तरीके का दिक्कत वाला सवाल आया तो मैं इन दोनों को यहाँ से दफा कर दूंगा। अश्विन की बात सुनकर विवान अश्विन से बोला, उसकी जरूरत नहीं है क्योंकि हम सभी दिल्ली के लिए कल सुबह निकल रहे हैं, तुम लास वेगास में अच्छे से अपना काम संभालो, क्योंकि तुम्हारा तो भाई है सब कुछ संभालने के लिए, लेकिन हम सभी अपने माँ बाप के इकलौते औलाद हैं। अश्विन उसकी तरफ एक नज़र देखता है और अपना खाना छोड़कर सीधा ऊपर चला जाता है। उसके जाने के बाद सैंडी और सनी जो हमेशा एक साथ बात करते थे उसे जाता हुआ देखकर बोले, सबसे छोटा है लेकिन सबके ऊपर राज करता है, भगवान जाने क्या समझता है खुद को। निशांत उन दोनों की बात सुनकर बोला, तुम दोनों का जुबान जो बहुत चल रहा है ना, उसके आते ही क्यों बंद हो जाता है, बोला करो उसके सामने, वैसे तुम दोनों गए कहाँ थे। सैंडी और सनी एक दूसरे को देखने के बाद उन लोगों की तरफ देखकर बोले, मॉम ने हम लोगों के लिए ब्लाइंड डेट फिक्स की थी और लड़कियों का नाम जूली और जेनिफर था, शायद मॉम ऑनलाइन मिली थी उन दोनों से। उन दोनों की बात सुनकर यश उन दोनों की तरफ देखकर बोला, ब्लाइंड डेट पर सिर्फ डेट करके आए हो या फिर सुहागरात मनाकर।
सैंडी यश से बोला, क्या चाचू आपके दिमाग में जो भी आता है आप बोलते रहते हो? सैंडी के चाचू कहने पर यश बुरी तरीके से चिढ़ जाता है और सैंडी से बोला, हम दोनों सेम एज के हैं इसलिए तुम मुझे चाचू मत कहा करो, कितना गंदा लगता है। सनी यश की बात सुनकर बोला, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, हमारे पेरेंट्स आपके मम्मी पापा को माता पिता समझते हैं तो नॉर्मल सी बात है, आप लोग हमारे चाचा जी हुए। निशांत जो कि अपना फ़ोन चला रहा था उसके फ़ोन पर एक व्हाट्सएप इमेज आता है, उसे देखकर निशांत सब लोगों को दिखाते हुए बोला, इसे देखो, इसमें वंश और उसकी पूरी फैमिली की फ़ोटो है, वंश कितना सुंदर है, बिल्कुल अपने डैड की तरह। निशांत की बात सुनकर सभी लोग अपना फ़ोन निकाल कर देखते हैं जो कि ग्रुप में आया हुआ था, लेकिन उस ग्रुप में अश्विन नहीं था। विवान उस फोटो में एक लड़की को देखते हुए बोला, सच में बहुत खूबसूरत है। यश और निशांत उसकी तरफ देखते हैं तो विवान बोला, मैं फोटो की बात कर रहा हूँ, तुम लोग कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो। उसके चेहरे को देखकर सभी लोग हंसने लगते हैं। इधर अश्विन अपने कमरे में बैठा फ़ोन निकालकर सौरभ को कॉल करते हुए बोला, सौरभ काम हुआ कि नहीं, मुझे वो सभी बिल्डिंग चाहिए, किसी भी हालत में जितना पैसा मांगे उतना पैसा दो। अश्विन की बात सुनकर सौरभ बोला, सर इनका कहना है इनके सभी प्रॉपर्टी उनके बेटी और बेटे के नाम पर है, वो बिना उनके साइन के कोई भी बिल्डिंग नहीं बेच सकते। अश्विन ठंडी आवाज में सौरभ से बोला, ठीक है, उनके बच्चों के साथ अपॉइंटमेंट फिक्स करो। अश्विन की बात सुनकर सौरभ डरते हुए बोला, आई एम सॉरी सर, लेकिन इनकी फैमिली यहाँ नहीं रहती, इनकी बेटी इंडिया में रहती है, बाकी फैमिली यहीं रहते हैं, आपको इंडिया जाना होगा। अश्विन गुस्से से बोला, उसकी बेटी को उठाकर यहाँ ले आओ, इट्स माय फाइनल ऑर्डर, कहकर अश्विन कॉल कट कर देता है। सौरभ फोन की तरफ देखता है, रघु जो कि उसके साथ बैठा स्मोक कर रहा था सौरभ से बोला, क्या हुआ, तेरे चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? रघु की बात सुनकर सौरभ गुस्से से बोला, यार मुझे समझ नहीं आता ये सर हमेशा इतनी उखड़े हुए स्वभाव में क्यों रहते हैं, उन्हें नींद नहीं आती, इसमें हमारी तो गलती नहीं है, हमेशा चिड़चिड़ापन में घुसे रहते हैं। रघु सौरभ के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, तुझे पता है ना, नींद पूरी ना होने पर आदमी को गुस्सा आता है, और वैसे भी उनका स्वभाव पहले अच्छा था, समय के साथ बदलता गया और अब वो ऐसे हो गए हैं। सौरभ रघु से बोला, मुझे एक बात बताओ, बॉस को इंडिया से इतनी दिक्कत क्या है? रात का वक्त, लास वेगास। सौरभ के सवाल को सुनकर रघु सौरभ से बोला, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पता, एक बार मैं अपने घर में बैठा लैपटॉप पर हैकिंग करने की कोशिश कर रहा था, तब अचानक सर से मेरी मुलाकात हुई थी, मुझे लगा मैं किसी एलियन से बात कर रहा हूँ, लेकिन बाद में पता चला कि वो इंसान है, हम दोनों में एक बैटल राउंड हुआ, उन्होंने मुझसे कहा था कि अगर वो जीते तो मैं उनके साथ काम करूँगा, मैंने भी एग्री कर दिया था, इसीलिए अभी तक उनके साथ काम कर रहा हूँ और वो मुझे प्रॉपर सैलरी लेते हैं, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। रघु की बात सुनकर सौरभ रघु से बोला, मेरी मुलाकात भी कुछ ऐसी ही हुई थी उनसे, लेकिन आज मैंने सोचा नहीं था कि मैं उनका खास आदमी बन जाऊंगा। सौरभ की बात सुनकर रघु सौरभ की तरफ देखकर बोला, खास आदमी हो, लेकिन एक बात याद रखना, उन्हें यकीन किसी पर नहीं है, इसलिए अगर तुम उनके गैंग को छोड़ने की बात करोगे तो मुझे नहीं लगता वो तुम्हें जिंदा छोड़ेंगे। सौरभ रघु की बात सुनकर बोला, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, वो भला मुझे क्यों मारेंगे? रघु सौरभ की तरफ देखते हुए बोला, मैं तुमसे थोड़ा सीनियर हूँ, इसलिए जब मैं शुरुआती समय में आया था तब मैंने देखा था एक मेंबर ने उनकी टीम को छोड़ा था, उन्होंने उसे पूरे गाड़ी के साथ ही उड़ा दिया था बॉम्ब से। रघु की इस डरावनी बात को सुनकर सौरभ के हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं। सौरभ रघु से बोला, यार ये तो गलत है ना, मतलब अगर मैं उनके साथ काम नहीं करना चाहता तो वो मेरी मर्जी है, ना कि मैं काम चाहता हूँ कि नहीं करना चाहता हूँ, ये कोई जबरदस्ती तो नहीं। उसकी बात सुनकर रघु मुस्कुराते हुए बोला, बॉस इलीगल काम नहीं करते, उनका हर एक काम लीगल है, लेकिन वो नहीं चाहते कि उनके टेक्निक्स और सिक्योरिटी सिस्टम के बारे में जिन लोगों को पता है वो उन्हें छोड़कर जाएं, इसलिए उन्होंने यही उपाय निकाला है। सौरभ रघु की तरफ देखकर बोला, क्या वो सच में इंसान ही है? इतना क्रूवल इंसान कैसे हो सकता है? मुझे तो शक है कि वो इंसान नहीं कोई जानवर है। रघु उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता। फिर कुछ देर शांत रहने के बाद रघु सौरभ से बोला, चलो टेंशन को काफी वक्त तक धुएं में उड़ा लिया, अब मिस्टर बत्रा के शैतानी दिमाग को टेंशन देने का वक्त आ गया है, उनकी बेटी का जरा फोटो निकालो और उठाकर लाओ माता रानी को। रघु की बात सुनकर सौरभ बोला, क्या वो कोई भगवान है? तुम इस तरह से उसे माता रानी क्यों कह रहे हो? छोड़ो यार, तुम भी अजीब आदमी है, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी, कहकर सौरभ कार में बैठ जाता है और दोनों अश्विन के विला के लिए निकल जाते हैं। दार्जिलिंग, सुबह का वक्त। एक लड़का बुरी तरीके से अपने कमरे में अपना पैर फैलाए सो रहा था, तभी एक अधेड़ उम्र की औरत अंदर आती है और चिल्लाकर बोली, अक्षय उठो, क्या तुम्हें कॉलेज नहीं जाना है? इतना देर तक कौन सा होता है? कॉलेज के पहले ही दिन इस तरह से खुद की बेइज्जती करवानी है? 3 साल से फेल हो रहे हो, शर्म नहीं आती तुम्हें?
वो लड़का अपने कान में तकिया को रखते हुए बोला, क्या दादी अपना हमेशा सुबह सुबह मुर्गे की तरह आकर मेरे कान में चिल्लाती रहती हो? मम्मी ऐसा कभी नहीं करती थी। वो औरत जैसे ही कुछ कहने वाली थी, एक सख्त आवाज उसके कान में जाती है, तुम्हारी माँ कैसी थी उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए, लेकिन बेहतर होगा तुम्हारे माँ बाप ने हमें तुम्हें दिया है तो तुम लिमिट में रहो और उठो। अक्षय तुरंत उठकर बैठ जाता है और उस आदमी की तरफ देखकर बोला, दादू आपकी दिक्कत क्या है? आप ना मुझे हमेशा परेशान क्यों करते रहते हैं? उठ रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, कहकर अक्षय गुस्से में बाथरूम में चला जाता है। वो औरत उसकी तरफ देखकर बोली, प्रवीण क्यों चिल्लाते हैं आप उसके ऊपर? इतना ज्यादा बच्चा है, वो धीरे से अपना रूटीन बदल लेगा। उस औरत की बात सुनकर प्रवीण उसकी तरफ देखकर बोले, साधना जी आप इस तरह से उनकी साइड लेना बंद कीजिए। आप देख रहे हैं ना सब कुछ बदल रहा है, बड़ा हो गया है वो, लेकिन उसकी हरकतें अभी भी अपने दोस्तों के साथ रहकर खराब होती जा रही हैं। साधना प्रवीण की बात का कोई जवाब नहीं देती और कमरे से बाहर चली जाती है। कुछ देर बाद अक्षय रेडी होकर नीचे आता है और नाश्ता करते हुए बोला, नेहा कहाँ है? क्या वो कॉलेज नहीं जा रही है? साधना जी अक्षय की बात सुनकर बोली, तुम्हारी दोस्त अपने घर में होगी ना कि तुम्हारे घर में? शायद वो रेडी होकर कॉलेज के लिए भी निकल गई होगी। साधना जी की बात सुनकर अक्षय मुस्कुराते हुए बोला, इट्स योर मिसअंडरस्टैंडिंग माई लव बिकॉज शी डोंट लीव मी। प्रवीण अक्षय की तरफ देखकर बोले, अपना ग्रेजुएशन पूरा करो और अपना खुद का काम भी शुरू करो। कब तक इस तरह से मेरी रिटायरमेंट के पैसे से अपनी भूख मिटाते रहोगे? प्रवीण की बात सुनकर अक्षय मुस्कुराते हुए बोला, माय डियर दादू, मेरी मम्मी और पापा हर महीने मेरे पॉकेट मनी के लिए लाखों भेजते हैं, आपको इतना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अक्षय की बात सुनकर प्रवीण उसकी तरफ घूर कर देखता है तो साधना जी प्रवीण के हाथ को पकड़कर उसे शांत रहने के लिए कहती है। अक्षय साधना जी के गाल पर किस करके बाय कहते हुए वहां से चला जाता है। साधना जी प्रवीण की तरफ देखकर बोली, आपको पता है ना वो जैसा दिखता है वैसा है नहीं, मैंने देखा है उसे रोता है रात रात भर वो, आप इस तरह से उसके साथ सख्त भी वरना उसका हंसता हुआ चेहरा हमेशा के लिए मुरझा जाएगा। प्रवीण जी साधना जी की बात सुनकर बिना उनकी बात का कोई जवाब दिए अपने कमरे की तरफ चले जाते हैं। इधर अक्षय अपने घर से निकलकर अपने घर के जस्ट बगल वाले घर का डोरबेल जोर जोर से बजाते हुए बोला, नेहा तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बिना मुझे बताएं दूसरे कॉलेज में एडमिशन लेने की? नेहा अपने घर का दरवाजा खोलकर अक्षय के सिर पर मार कर बोली, शट अप, पापा ने मेरे लिए दिल्ली के सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था जहां पर सिलेक्ट हो गई, अब मैं वहीं पर पढ़ूंगी। अब तुम जाकर पढ़ते रहो अपने दार्जिलिंग के सो कॉल्ड कॉलेज में, 3 सालों से सेम क्लास में हो और देखो मैं तो आगे बढ़ गई। अक्षय अपनी आंखें छोटी करके नेहा के बाल को पकड़ते हुए बोला, नेहा नाम की चुड़ैल, तुम्हारे कारण मैं उस कॉलेज में था और तुम मुझे छोड़कर दिल्ली जा रही हो। मैं उस कॉलेज को छोड़ना नहीं चाहता, इसलिए हर बार फेल हो रहा हूँ और तुम यहाँ को छोड़कर जा रही हो। नेहा अपने बाल को छुड़ाने की कोशिश करती है लेकिन अक्षय नहीं छोड़ता। नेहा अक्षय के बाल को पकड़कर बोली, तुम खून पीने वाले जानवर, मेरे बाल को छोड़ो और मैं भला तुम्हारे लिए क्यों रुकूं? चलना है तो चलो वरना यहीं पर पड़े रहो। अक्षय उसके बाल को छोड़ देता है और गुस्से में जाते हुए बोला, बात मत करना मुझसे, मिलने भी मत आना, मुझसे भूल जाओ, तुम्हारा कोई दोस्त था, दोबारा कभी अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे, कहकर अक्षय अपना साइकिल लेकर चलाते हुए वहां से निकल जाता है। नेहा जाते हुए अक्षय को देखकर बोली, आई एम सॉरी अक्षय, लेकिन मेरे लिए मेरे डैड से बढ़कर कोई नहीं है और मैं उनके फैसले को नहीं बदल सकती, कहकर नेहा अपना साइकिल उठाती है और अक्षय के पीछे चली जाती है। अगली सुबह लास वेगास। अश्विन जो कि रात भर ठीक से सोया नहीं था, नीचे से आवाज आने के कारण उठ जाता है और नीचे आता है तो देखता है निशांत, विवान और यश सनी के साथ अपना बैग लेकर नीचे खड़े हुए थे। विवान अश्विन की तरफ देखकर बोला, तुम सच में नहीं आ रहे हो ना? अश्विन कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ विवान से बोला, नो। पांचों एक दूसरे को देखते हैं और यश अश्विन से बोला, ओके हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम सभी दिल्ली के लिए निकल रहे हैं, अगर कोई भी दिक्कत होती है तो कॉल कर लेना। यश की बात सुनकर अश्विन उसकी तरफ एक नज़र देखता है और वापस अपने कमरे की तरफ जाते हुए बोला, ऑल द बेस्ट योर जर्नी, कहकर अश्विन अपने कमरे में चला जाता है। वो सभी एक दूसरे को देखते हैं और सीधा एयरपोर्ट के लिए निकल जाते हैं। अश्विन अपना फ़ोन निकालकर रघु को कॉल करता है। रघु अश्विन का कॉल देखकर अटेंड करते हुए बोला, हेलो। अश्विन रघु से बोला, काम हुआ या नहीं? अश्विन की बात सुनकर रघु बोला, सर मैंने उस प्रॉपर्टी की पुरानी डिटेल्स निकाली, एक्चुअली में वो प्रॉपर्टी मिस्टर बत्रा की नहीं है, मिस्टर बत्रा तो सिर्फ उसके एक केयरटेकर है जो उस प्रॉपर्टी की रक्षा कर रहे हैं, उस प्रॉपर्टी का लीगल ओनर कोई और है। अश्विन रघु की बात सुनकर बोला, कौन है उस प्रॉपर्टी का लीगल ओनर? रघु कुछ देर रुककर अश्विन से बोला, बॉस बत्रा बहुत टेढ़ी चीज है, पता लगाने की कोशिश की लेकिन वो है कि मुंह खोलने को तैयार ही नहीं है।
अश्विनी गहरी सांस लेकर रघु से बोला, जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, और बतरा तो पहले से टेढ़ी खीर है, तो क्यों ना उंगली सीधा करके तुम पता लगाओ। रघु अश्विन की बात सुनकर थोड़ा सा डरते हुए बोला, बत्रा के फैमिली में उसकी बीवी, 2 बेटी और 1 बेटा है जो अभी 12 साल का है, क्या कहना चाहते हैं आप। अश्विन रघु की बात सुनकर गुस्से से बोला, तुम्हारा दिमाग कुछ ज्यादा ही चलने लगा है, आजकल लगाम लगा लो, फैमिली को टारगेट करना अश्विन सिंह राठौर ने कभी नहीं सीखा, इसलिए दोबारा कभी ये बात अपनी जुबान से मत कहना। अश्विन की कोल्ड आवाज को सुनकर रघु घबरा जाता है और जल्दी से बोला, मैं आपको पता लगा कर बताता हूँ, कहकर कॉल कट कर देता है। अश्विन अपने क्लोजेट रूम में जाकर कपड़े चेंज करता है और सीधा मीटिंग के लिए निकल जाता है। हैरी रेड इंटरनेशनल एयरपोर्ट, लास वेगास। सनी और सैंडी यश से बोले, चाचू आपको क्या लगता है छोटे चाचा आएंगे। उन दोनों की बात सुनकर विवान और निशांत यश की तरफ देखते हैं। यश अपना फोन निकाल कर किसी को कॉल करते हुए बोला, शायद ट्राई कर देखने में कोई दिक्कत नहीं है। यश कॉल करता है, दूसरी तरफ से एक कोल्ड आवाज आती है, हेलो। यश उस आवाज को सुनकर अपना थूक निगलने के बाद धीरे से बोला, बड़े पापा मैं यश बोल रहा हूँ, घर में सब कैसे हैं। यश की आवाज सुनकर दूसरी तरफ से अंश बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, ऑल गुड, कॉल किस लिए किया है, क्या तुम सभी वापस दिल्ली आ रहे हो। अंश की बात सुनकर यश कुछ देर चुप रहने के बाद बोला, बड़े पापा हम सभी आ रहे हैं, लेकिन आशु नहीं आ रहा, उसने साफ मना कर दिया कि वो इंडिया कभी नहीं आएगा। यश की बात सुनकर अंश कुछ देर चुप रहने के बाद बोला, ओके, दिल्ली पहुंचने के बाद ड्राइवर को कॉल कर देना, मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं इम्पोर्टेंट मीटिंग में हूँ, कहकर कॉल कट कर देता है। यश फोन की तरफ देखता है। निशांत यश से बोला, क्या कहा मामू ने। निशांत की बात सुनकर यश चिढ़कर बोला, यार मुझे समझ नहीं आता तेरा मामा इतना खड़ूस क्यों है, उसका बेटा भी बिल्कुल उसी की तरह है। निशांत बेचारा सा चेहरा बनाकर यश से बोला, मुझे क्या पता, मैं तो खुद उनसे कितना ज्यादा डरता हूँ, और अब तो मुझे उनके बेटे से भी डर लगता है, पता नहीं उनका हैकर दिमाग कब शैतान की तरह काम करना शुरू कर दे। निशांत की बात सुनकर विवान निशांत से बोला, तुमने अपनी मॉम को बताया है कि नहीं कि तुम वहां आ रहे हो। निशांत विवान की तरफ देखकर बोला, मैंने वीरा दीदी को बताया था, शायद उन्होंने बता दिया। वीरा का नाम सुनकर विवान का चेहरा हल्का सा लाल हो जाता है। सभी लोग उसकी तरफ अजीब नजरों से देखते हैं तो विवान बोला, देखो फ्लाइट का वक्त हो रहा है, चलो अंदर, कहकर जल्दी से आगे आगे चलने लगता है। कुछ देर बाद वो सभी अपना पासपोर्ट और टिकट्स क्लियर करवाकर इंडिया के लिए निकल जाते हैं। दिल्ली, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। एक लड़का जो कि बिल्कुल नॉर्मल गेटअप में रेडी होकर अपनी बाइसिकल चलाते हुए यूनिवर्सिटी के अंदर आता है और अपना साइकिल पार्किंग एरिया में खड़ा कर अपना जैकेट ठीक करते हुए अपने गले में पहने चैन को पकड़कर खींचता है, जिसके साथ ही उस चैन का लॉकेट जो कि उसकी शर्ट के अंदर छिपा हुआ था उसके सीने में चमकने लगता है। उस लॉकेट में सिर्फ एक पेंडेंट था जिसमें आंखें और दांत बनी हुई थी। वो लड़का अपने बालों में हाथ फिराता है और अपना बैग एक साइड टानकर अंदर जाने लगता है। वहां पर खड़े लड़के में से एक लड़का उसकी तरफ देखकर बोला, एंट्री तो गजब मारी है यार तूने, लेकिन बता भी दे ऐसे कौन से बड़े साई की कंपनी के ओनर का बेटा है जो यहाँ पर आकर हीरोपंती झाड़ रहा है। वो लड़का एक नज़र उसकी तरफ देखने के बाद उसे इग्नोर करते हुए अपने क्लास की तरफ जाने लगता है तो वो लड़का उसके हाथ को पकड़कर बोला, अरे सीनियर, हम तुम्हारे इस तरह से इग्नोर नहीं कर सकते हम लोगों को। वो लड़का बिना किसी भाव के बोला, आशुतोष राणा, मैं कोई अमीर बाप का बेटा नहीं हूँ और मेरे क्लास का टाइम हो रहा है, कहकर उस लड़के का हाथ अपने हाथ से हटाकर जाने लगता है। सभी लोग जो वहां कैंपस में आ और जा रहे थे आशुतोष और उस लड़के को देख रहे थे। तभी उन भीड़ में खड़े लड़कियों में से एक लड़की और सामने खड़ी लड़की से बोली, अंशिका देख जरा, उस लड़के ने तेरी तरह कपड़े पहने हैं। अंशिका जब पलटकर देखती है तो आशुतोष क्लास की तरफ जा रहा था। अंशिका तेज आवाज में बोली, स्टॉप इट। अंशिका की आवाज सुनकर आशुतोष के कदम रुक जाते हैं। आशुतोष पलटकर बोला, एक्सक्यूज मी। अंशिका अपनी बाइक से उतरकर अपने कदम आशुतोष की तरफ बढ़ा, उसके सामने खड़ी होकर बोली, कपड़े उतारो अपने। अंशिका की बात सुनकर आशुतोष अपनी आंखें छोटी करके बोला, एक्सक्यूज मी। अंशिका आशुतोष की आंखों में देखते हुए बोली, मैंने तुमसे कहा कपड़े उतारो अपने। आशुतोष बिना एक्सप्रेशन के अंशिका से बोला, वाई। अंशिका आशुतोष की बात सुनकर बोली, लुक एट मी, तुमने मेरे जैसे कपड़े पहने हैं जो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए कपड़े उतारो अपने। आशुतोष अंशिका की बात सुनकर उसे इग्नोर करके जाने लगता है। अंशिका उसके कॉलर को पकड़कर बोली, मुझे इग्नोर करने की कोशिश मत करो, मैंने कुछ कहा है तुमसे। आशुतोष रुक जाता है और अंशिका के हाथ को अपने कॉलर से झटक कर गुस्से से बोला,
डोंट क्रॉस योर लिमिट्स। मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे साथ बदतमीजी करोगी। लड़की होकर तुम लड़कों की तरह कपड़े पहन रही हो, अगर कपड़े मैच हो गए तो इसमें मेरी क्या गलती है? अगर तुम्हें दिक्कत जा रही है तो यू कैन गो नाउ एंड चेंज योर क्लॉथ्स। अंशिका आशुतोष की बात सुनकर अपने आंखों में पहने चश्मे को ठीक से एडजस्ट करती है और अपने बैग से कोक की बोतल निकालकर आशुतोष के कपड़े पर उड़ेल देती है। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। आशुतोष जब देखता है कि अंशिका उसके ऊपर कोक की बोतल का सारा को फेंकने वाले हैं तो आशुतोष अंशिका के हाथ को मोड़ देता है, जिस कारण सारा कोक अंशिका के कपड़ों पर गिर जाता है। आशुतोष अपने पॉकेट से रुमाल निकालकर अपने हाथ को साफ करने के बाद रुमाल को अंशिका के हाथ में देकर बोला, क्लीन कर लेना, कहकर आशुतोष अपने क्लास की तरफ चला जाता है। अंशिका खुद को देखती है और अपनी लाल आंखें कैंपस की तरफ घुमाती है तो देखती है सभी लोग उसे ही देख रहे थे। अंशिका की फ्रेंड रानी अंशिका से बोली, तुम्हें कपड़े चेंज कर लेनी चाहिए, देखो बहुत गंदे लग रहे हैं, चलो। अंशिका जाते हुए आशुतोष को देखकर रानी से बोली, भाई कहाँ है? अंशिका की बात सुनकर रानी बोली, मुझे नहीं पता, शायद प्रैक्टिस रूम में होगा। अंशिका अपना बैग उठाकर सीधा प्रैक्टिस रूम की तरफ चली जाती है। रानी उसे जाता होगा देखकर अपना सिर हिलाकर बोली, तुम तो गया आशुतोष बबुआ, गलती कर दी तुमने। प्रैक्टिस रूम जहां पर हैलोवीन पार्टी आने वाला था, जिस कारण किसी ड्रामे का प्रैक्टिस किया जा रहा था। अंशिका जोर से चिल्लाती है, अधीर भाई कहाँ हो आप? अधीर जो कि एक लड़की के गले पर अपना दांत गिराने की प्रैक्टिस कर रहा था, अचानक अंशिका के तेज आवाज को सुनकर घबरा जाता है और उस लड़की को छोड़ देता है, जिस कारण वो लड़की धड़ाम की आवाज के साथ फर्श पर गिर जाती है और गुस्से में अधीर को देखने लगती है। अधीर जल्दी से उस लड़की की तरफ हाथ बढ़ाकर बोला, सॉरी बेब्स, अचानक बहन की आवाज सुन लिया ना, इसलिए छूट गई। अधीर की बात सुनकर वो लड़की गुस्से में उसकी तरफ देखते हैं, फिर खुद उठकर वहां से पैर पटकते हुए चली जाती है। अधीर अंशिका के पास जाकर बोला, क्या हुआ, कॉलेज के पहले ही दिन तुम अपना गलत क्यों फाड़ रही हो? फिर अंशिका को ऊपर से लेकर नीचे तक देखते हुए बोला, हैलोवीन पार्टी 2 दिन बाद है, तुम आज से ही प्रैक्टिस क्यों कर रही हो और इस तरह से सारा को खुद के ऊपर गिराकर क्यों रखा है? कितनी गंदी लग रही हो तुम। अंशिका गुस्से में अधीर की तरफ देखते हुए बोली, आपको पता है मेरी ये हालत किसने की है? उस लड़के ने, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। अंशिका की बात सुनकर अधीर बोला, यार मुझे समझ नहीं आता, तुम हमेशा सबसे लड़ती झगड़ती क्यों रहती हो? मुझे पता है अमीर बाप की बेटी हो, इसका मतलब ये नहीं कि जब देखो तब सबके ऊपर हुक्म चलाती रहोगी। पहली बात, अगर मैं बड़े पापा को इस बारे में बताता हूँ तो सबसे ज्यादा डांट तुम्हें ही पड़ेगी, मुझे नहीं, इसलिए बेहतर होगा सुधर जाओ तुम। अधीर की बात सुनकर अंशिका का पारा और ज्यादा चढ़ जाता है, लेकिन अंशिका रिलैक्स होकर बोली, ओके मुझे कोई दिक्कत नहीं है, उस लड़के से मैं खुद निपट सकती हूँ, मुझे आपकी हेल्प की कोई जरूरत नहीं है, कहकर अंशिका वहां से चली जाती है। अधीर उससे जाता हुआ देखकर बोला, जाकर अपने भाई से कंप्लेंट करे, मुझे क्यों कह रही है? क्यों नहीं कहेगी? उसका भाई तो बात मानता है नहीं, क्योंकि उसे पता है गलती मैडम की है और यहाँ आकर मुझ पर रौब झाड़ रही है, कहकर अधीर फिर से स्टेज पर चढ़ जाता है। इधर अंशिका गुस्से में बाथरूम में जाती है और अपने कपड़े चेंज करके अपना क्लास में चली जाती है। जब अंशिका वहां पहुंचती है तो देखती है आशुतोष पहली सीट पर बैठा हुआ था। अंशिका उसके सीट पर अपना हाथ मारकर बोली, ये मेरी सीट है। आशुतोष जो कि बुक पढ़ रहा था अपनी नजरें उठाकर उसकी तरफ देखकर बोला, तुम्हारा नाम नहीं लिखा है, सीट पर बैठना है तो बैठ सकती हो वरना यहाँ से जा सकती हो। आशुतोष की बात सुनकर अंशिका गुस्से से बोली, यह मेरी और मेरे भाई का सीट है, इसलिए इज्जत के साथ उठ जाओ। आशुतोष एक नज़र अंशिका को देखने के बाद सीट से उठ जाता है और दूसरे सीट में जाकर बैठ जाता है। अंशिका सीट पर बैठ जाती है और हेडफोन निकाल अपने कान में लगा लेती है। आशुतोष एक नज़र उसकी तरफ देखता है और फिर से अपने बुक पर अपना ध्यान देने लगता है। राठौर मेंशन। अयान, सना, पारुल, विवेक, आस्था और अवनी एक साथ बैठे हुए थे। अवनी सना की तरफ देखकर बोली, माँ आप अंश को कहिए ना अश्विन को वापस बुला लेने के लिए, वो कब तक ऐसे बिहेव करता रहेगा। अवनी की बात सुनकर सना अयान की तरफ देखती है जो कि बिल्कुल चुप था। सना अयान से बोली, तुम एक बार अश्विन से बात क्यों नहीं करते, शायद वो तुम्हारी बात सुनकर आ जाए। सना की बात सुनकर अयान की तरफ देखते हुए बोला, मुझे अश्विन को बुलाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए वो अपने बाप के साथ एक सेकंड के लिए भी नहीं रह सकता। अयान की बात सुनकर अवनी अयान से बोली, ऐसी कोई बात नहीं है पापा, जो कुछ भी ऊटी में हुआ था उसमें ना ही अंश की गलती थी और ना ही अश्विन की। तनिष्क के साथ जो कुछ भी हुआ वो सब एक साजिश थी।
अयान अवनी की तरफ देखते हुए बोला, मुझे पता है जो कुछ भी उस काली रात में हुआ था उन सब में किसी की गलती नहीं थी, लेकिन जब सब कुछ बिल्कुल ठीक है तो फिर अश्विन को वापस बुलाने का कोई सवाल ही नहीं होता। वो वहाँ अपनी पहचान बना चुका है और वहाँ पर बिल्कुल खुश है, तो तुम लोग क्यों उसे जबरदस्ती यहाँ बुला रहे हो? अयान की बात सुनकर सभी लोग एक दूसरे को देखते हैं। सना अयान से बोली, ये बात तुम कर रहे हो कि हम लोग अश्विन को वापस क्यों बुलाना चाहते हैं? तुम्हें अच्छे से पता है अयान 25 साल पूरे होने वाले हैं और एक बार फिर से पूर्णिमा अमावस्या आने वाली है और उस दिन क्या होता है तुमसे बेहतर तरीके से और कोई नहीं जान सकता। अयान सना से बोला, 6 महीने बाकी है अभी, तब तक मैं कुछ सोचता हूँ, लेकिन प्लीज बार बार मेरा दिमाग मत खराब करो तुम लोग इस बारे में बात करके, कहकर अयान अपने कमरे की तरफ चला जाता है। अवनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अवनी सना से बोली, मॉम आपको पता है ना अश्विन अपने पापा की तरह है, किसी की बात नहीं मानता, ये दोनों क्यों नहीं समझते? इन दोनों के कारण मुझे कितना दुख होता है। अंश कहता है वो मुझसे प्यार करता है, लेकिन उसे मेरे आंसू नजर नहीं आते, मेरी तड़प उसे नजर नहीं आती। इन दो बाप बेटों के बीच में मैं पीस कर रह गई हूँ। जब भी अश्विन के पास जाने की कोशिश करती हूँ अंश हमेशा मुझे रोक देता है। सना अवनी को चुप करवाते हुए बोली, तुम्हें रोने की कोई जरूरत नहीं है अवनी, अब मैं अश्विन को बुलाकर रहूंगी, तुम बस देखती जाओ, तुम लोगों को बस मेरा साथ देना है, कहकर सना कमरे की तरफ चली जाती है। आस्था अवनी के कंधे पर हाथ रखकर बोली, तुम्हें उदास होने की जरूरत नहीं है, अश्विन आ जाएगा, अपने बर्थडे से पहले ही जितनी भी बातें करनी है कर लेना अश्विन से। आस्था की बात सुनकर अवनी धीरे से अपना सिर हिला देती है। हिल इंडस्ट्रीज। शौर्य, वीर, अभय, उज्ज्वल और अंश बैठे हुए थे। शौर्य के चेहरे पर आज एक बहुत बड़ी मुस्कान थी। अभय शौर्य से बोला, क्या बात है बेटे के आने की खुशी में कहीं रात भर नींद न आने लगे? इतना खुश होने की क्या जरूरत है? इतना खुश तो तुम तब भी नहीं हुए थे जब तुम्हारी बेटी ने पहली बार तुम्हें पापा कहा था। अभय की बात सुनकर शौर्य मुस्कुराते हुए बोला, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब मुझे रिटायरमेंट मिलने वाली है इसलिए मैं ज़्यादा खुश हो रहा हूँ। और वैसे भी सिया से मैंने बात कर ली है, सिया ने कहा है कि उसे कंपनी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो अपना खुद का कोई काम करना चाहती है। अभय शौर्य की बात सुनकर बोला, मेरी बेटी का इंटरेस्ट तो बॉक्सिंग में आ गया है, इसलिए आजकल वो हर रोज बॉक्सिंग कोर्ट में जाकर बॉक्सिंग कर रही है। उज्ज्वल उन दोनों की तरफ देखते हुए बोला, वैसे मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही कि अश्विन आने से मना क्यों कर रहा है? मैंने विक्रम से बात की तो उसने बताया कि अश्विन ने सीधा मना कर दिया कि वो इंडिया कभी नहीं आना चाहता। उज्ज्वल के इतना कहते ही अंश उसकी तरफ घूरते हुए बोला, मुझे शर्म आती है कि अश्विन मेरा बेटा है, इसलिए उसे शर्म आती है कि वो किस हक से अपना चेहरा मुझे दिखाएगा, दोबारा कभी उसका नाम मेरे सामने मत लेना। अंश के इतने ठंडे और नफरत भरी बातों को सुनकर सभी लोग चुप हो जाते हैं। शौर्य अंश से बोला, लेकिन अंश तुम नहीं भूल सकते अश्विन चाहे जैसा भी हो तुम्हारा बेटा है। अंश शौर्य की तरफ देखकर बोला, नहीं है वो मेरा बेटा, मेरे सिर्फ 2 बच्चे हैं, अंशिका और वंश, और वो दोनों मेरे लिए बहुत है। वीर जो अब तक चुपचाप अंश की बातें सुन रहा था अंश से बोला, क्या तू अपने अर्जित मामा की तरह बनना चाहता है? उसने आरुष को घर से निकाला तो देखा वो कैसा बन गया था, क्या तू भी ज्यादा है कि अश्विन नफरत करने लगे वंश और अंशिका से? सालों पहले जो कुछ भी हुआ था उसमें अश्विन की कोई गलती नहीं थी। अंश वीर की बात सुनकर बोला, अश्विन की गलती बस ये है कि उसके कारण मेरी बहन की आंखों में आंसू आए थे, निशांत में हमेशा के लिए अपने पापा को खो दिया था। वीर इस बार अंश की बात सुनकर अपना हाथ गुस्से में टेबल पर पटक कर बोला, शट अप, हमेशा मैं तुम्हारी बदतमीजी और बातें सुनता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे मन में जो है वो तुम कहते रहोगे। निशांत अगर अश्विन को अपने बाप की मौत का जिम्मेदार नहीं समझता तो तुम कौन होते हो उसे ये सब सुनाने वाले? ये बात तुम कभी मत भूलना अंश, अश्विन के पास वो ताकत है जिससे वो तुम्हारे पूरे कौम को बिगाड़ सकता है, लेकिन वो तुम्हारी इज्जत करके कुछ नहीं कहता। तुम्हें क्या लगता है अश्विन तुम्हें जवाब नहीं दे सकता? बाप हो उसके इसलिए वो तुम्हें कुछ नहीं कहता। वीर को इस तरह से गुस्सा करता हुआ देखकर शौर्य बोला, वीर चुप रहो तुम। वीर शौर्य की बात सुनकर गुस्से से बोला, क्यों चुप रहूं? हाँ 20 सालों से देख रहा हूँ ये हमेशा अश्विन को बुरा भला कहता रहता है, जबकि अश्विन पलटकर इसको जवाब भी नहीं देता। समझता क्या ये खुद को वो छोटा सा बच्चा रो रहा था इसके सामने कि पापा प्लीज मत भेजो मुझे, मेरी कोई गलती नहीं है, लेकिन इसने जबरदस्ती उसे भेज दिया। अंश वीर की बात सुनकर उसकी तरफ देखते हुए बोला, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने अपने बाप होने की हर एक जिम्मेदारी निभाई है, अब बाकी वो इस काबिल हो चुका है कि वो अपनी जिंदगी अपने मर्जी से जी सके। वीर अंश की तरफ देखकर बोला, ठीक है मैं अश्विन को यहाँ लाकर रहूंगा। वीर की बात सुनकर सभी लोग हैरानी से उसकी तरफ देखते हैं। अंश शांत स्वभाव में वीर से बोला, चाहे आप जो कुछ कर ले वो नहीं आएगा, देख लीजिए बाकी आपकी मर्जी, कहकर अंश वहां से चला जाता है। उज्ज्वल वीर की तरफ देखकर बोला, लव आज फ्रांस से वापस आ रहा है, मुझे उसे एयरपोर्ट लेने जाना है।
मैं चलता हूँ कहकर उज्जवल वहां से चला जाता है। वीर, अभय और शौर्य एक दूसरे को देखते हैं। अभय शौर्य की तरफ देखकर बोला, कभी कभी मुझे शक जाता है कि ये अंश जरूर अश्विन के ऊपर नजर रख रहा है, क्योंकि इसे उसके हर एक काम के बारे में पता है और वो कब क्या करता है इस बारे में भी, और इसने इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कहा कि अश्विन नहीं आएगा। अभय की बात सुनकर दोनों उसकी तरफ देखते हैं और शौर्य कुछ देर सोचने के बाद बोला, मुझे इस बात का यकीन है कि यश मुझे सब कुछ जरूर बताएगा। शाम को उन लोगों की फ्लाइट लैंड करने वाली है, 5 बजे बजने वाले हैं, शायद हम लोगों को चलना चाहिए। शौर्य की बात सुनकर अभय और वीर सिर हिलाते हैं और तीनों वहां से निकल जाते हैं। हिल मैंशन। अंश की गाड़ी आकर हेल मैंशन के बाहर रुकती है। हेल मैंशन पहले की तरह नहीं था, बल्कि पूरी तरीके से बदल दिया गया था। अब वहां पर कोई नहीं रहता था। अश्विन के जाने के बाद अवनी ने साफ मना कर दिया था कि वो उस मेंशन में नहीं रहना चाहती जहां पर एक बेटे को उसकी मां से अलग किया गया था। अंश अपने कदम अंदर बढ़ाता है और अपना फोन निकाल कर किसी को कॉल करके बोला, हेलो। दूसरी तरफ से कोई कुछ नहीं कहता। अंश इस बार एरोगेंट तरीके से बोला, हेलो, वापस आओ, इट्स माय ऑर्डर, कहकर अंश कॉल कट कर देता है। अंश अंदर जाता है तो मेंशन भले ही बाहर से गंदा था, लेकिन अंदर से उसकी साफ सफाई जारी रखी गई थी। वहां पर काम कर रहे एक आदमी की तरफ देखकर अंश बोला, मेंशन को पूरी तरीके से रेडी कर दो, हम सभी यहाँ वापस आने वाले हैं। अंश की बात सुनकर वो आदमी उसकी तरफ देखकर बोला, सर, स्टेला मैडम ने तो ऐसा कुछ नहीं कहा है हम लोगों से। अंश उसकी तरफ घूर के देखते हुए बोला, मैं इस मकान का मालिक हूं, तो मैं बताऊंगा कब क्या करना है, जो कहा है बस इतना करो, कहकर अंश एक कमरे में चला जाता है। अंश जब उस कमरे में पहुंचता है तो देखता है वहां पर एक बड़े सी दीवार में एक बच्चे का फोटो जो कि उसके बर्थडे की है लगी हुई थी, और उसके साथ अंश और अवनी थे। एक फोटो में अंश और अवनी ने एक एक बच्चे को अपनी गोद में लिया हुआ था और बीच में एक 5 साल का बच्चा मुस्कुराते हुए खड़ा अंश और अवनी के हाथ को पकड़ा हुआ था। अंश आगे बढ़कर फोटो के खड़े बच्चों के चेहरे को छूते हुए बोला, अश्विन, आई एम प्राउड ऑफ यू माई सन। पीछे से आवाज आती है, देखो तो जरा, जो सबके सामने जिस बच्चे से इतना नफरत करता है यहाँ आकर उसके लिए आंसू बहा रहा है, कब तक इस तरह से नाटक करना है बॉस। अंश जल्दी से अपनी आंखों में आए नमी को साफ करके पलट के देखता है जहां पर स्टेला खड़ी उसे ही देख रही थी। अंश कोड आवाज में बोला, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। स्टेला अंश की बात सुनकर बोली, फिर से चालू हो गया कोड मोड में, तो यहाँ पर बस घूमने आई हुई थी। तुम ये बताओ, यहाँ पर अपने बड़े बेटे की फोटो देखकर रोक क्यों रहे हो, वो तो कितना बड़ा आदमी बन गया है। अंश कमरे से बाहर जाते हुए बोला, अगर इस बारे में तुमने किसी को भी बताया तो मैं तुम्हारी जुबान खींच लूंगा, समझी। स्टेला अंश के हाथ को पकड़कर बोली, बुला क्यों नहीं लेते अश्विन को वापस, सभी वापस आ रहे हैं, शायद तनिष्क वापस आ जाए। स्टेला की बात सुनकर अंश अपना हाथ छुड़ाकर बोला, कोई जरूरत नहीं है, और कमरे से बाहर चला जाता है। अंश को इतना रूड बात करता हुआ सुनकर स्टेला खुद से बोली, कब ये आदमी पहले ही तरह हो जाएगा, कभी घर में फिर से खुशियों से हंसने की आवाज गूंजने लगेगी। सोचते हुए स्टेला कमरे से बाहर चली जाती है। कौन है वह जिसे अंश में कॉल करके आने के लिए कहा, कौन है अधीर, और क्या रिश्ता है अंशिका का अधीर के साथ, कैसे सभी अश्विन को वापस इंडिया आने के लिए मना पाएंगे, जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ।